जो महिलाएं हम्म। जो महिलाएं घर में घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं उनको उन अपराधों को रोकने के लिए ये बनाया गया है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। क्या प्रोटेक्शन है आर्टिकल 15 के क्लोज नंबर 3 के तहत? कि स्टेट गवर्नमेंट महिलाओं और बच्चों के लिए के संरक्षण में कोई कानून बना सकती है। शालू जी, क्या ये सही बोल रही हैं? जी सर। स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी? नहीं नहीं, सेंट्रल। और आपने कैसे कह दिया जी सही? स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। वैसे तो आर्टिकल 15 ये बोलता है कि वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन इसका क्लॉज 3 स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि अगर बच्चों से संबंधित या महिलाओं से संबंधित कोई अपराध होते हैं तो उससे संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। तो शिल्पा जी, अब बताइए, शालू जी सही बोल रही हैं क्या? सर, स्टेट के पास ही पावर होती है ना वुमन के लिए रूल बनाने के लिए। स्टेट स्टेट और की सेंटर दोनों के पास होती है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा शायद उसमें। स्टेट की डेफिनेशन क्या है? क्या है स्टेट? किसे कहते हैं राज्य? किसको कहा गया है आर्टिकल नंबर जो 15 में शब्द यूज किया गया है, स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द women एंड चिल्ड्रन, क्या मतलब है इसका? सर, स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 से ये बताया गया कि उसके अंदर पार्लियामेंट भी आता है, और जैसे वो पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब अदर अथॉरिटीज भी इसके अंदर आती है। हाँ, तो इसका मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि स्टेट के पास ही अधिकार, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है। वहां पर स्टेट के पास अधिकार है। स्टेट का मतलब है आर्टिकल नंबर 12 से वो अधिकार देती है क्या करने के लिए? स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए। किन से रिलेटेड? वो प्रोटेक्शन बच्चों की और बात नहीं कर रही, वहां पर कह रहा है कि महिलाओं के संबंध में स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। तो जो प्रोविजन बनाएगी वो प्रोटेक्शन के काम आएंगे, नहीं कि आर्टिकल नंबर 15 कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा। हम्म। बात समझ में आ गई क्या? जी। शिल्पा जी बताइए। यस सर। तो हमारा कल कंसेप्ट, जो कोर कंसेप्ट था, वो हमें डीवी एक्ट से रिलेटेड ये समझ में आया कि ये जो एक्ट है, इसका जब नाम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, कहता है प्रोटेक्शन। किसका? प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो हमें तीन शब्द मैंने यहाँ पर बताए थे आपको, प्रोटेक्शन का क्या मतलब है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर विमन शब्द दिया गया है उससे क्या मतलब है। तीसरा मैंने बताया था डी फॉर डोमेस्टिक, इससे क्या मतलब है। और वॉयलेंस से क्या मतलब है, याद है? यस सर। ठीक है। मैंने तीनों शब्द, चारों शब्दों पर गौर बताया, मतलब इसको इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि इनका क्या क्या मतलब है। जैसे कि प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, कि जो इस एक्ट के अंदर जो भी रिलीफ, कंपनसेशन, प्रोटेक्शन, जिस तरीके की भी बता रखे हैं, जो भी ऑर्डर दिए जाते हैं, वो प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। डोमेस्टिक क्या होता है, मतलब डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है, किन के बीच में ऐसे संबंध हैं जहां पर महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई रिलेशनशिप बनती है जिसमें, जिसकी वजह से डोमेस्टिक रिलेशनशिप बन कहलाती है, वो बनती है बाय मैरिज। तो मैरिज में क्या होगा, एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगी, होगी कि नहीं होगी? और जब वहां पर वाइफ होगी तो वाइफ के साथ जो उसके मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है ना, ब्रदर इन लॉ है, वो सब लोग होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। तो ये यस सर। क्या हो रही है, रिलेशनशिप अराइज हो रही है कि नहीं हो रही है उस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में? तो उसमें क्या हुआ, उस महिला के साथ क्या किया, कोई वॉयलेंस किया। वॉयलेंस कौन कौन से तरीके के बताए मैंने आपको, बताओ। कौन कौन से तरीके के वॉयलेंस बता रखे हैं यहाँ पर? हम्म। शिल्पा जी बताइए। फिजिकल एब्यूज, मेंटल एब्यूज, और सेक्सुअल एब्यूज, हम्म। और इकोनॉमिक
हम्म। और इमोशनल एंड वर्बल एब्यूज। समझ में आती है सारी चीजें? एक्सप्लेन किया था यस सारा सर। कुछ, सब कुछ पता है ना? यस सर। हाँ। तो हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई कि वॉयलेंस का मतलब क्या है, डोमेस्टिक का मतलब क्या है, वुमन का मतलब यहाँ पर क्या है। अगर कोई विमन के साथ अगर डोमेस्टिक वॉयलेंस होता है तो वो विमन क्या कहलाती है यहाँ पर? एग्रीव्ड विमेन। अग्रीव वुमन कहलाती है। जिसने किया है इसके साथ वो कौन कहलाता है, कौन सी पार्टी बन जाती है? रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट बन जाता है। तो हमें कुल मिला के सारी चीजें समझ में आ गई कि एक्चुअल में इसमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने आपको सारे रिलीफ बताए कि जो अग्री वुमन को प्रोटेक्शन के लिए दिए जाते हैं विद सेक्शन, बताए थे क्या? यस सर। हम्म। चलिए, मैंने आपको बताया था कि कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स टोटल हैं। चैप्टर 5 है और टोटल सेक्शन 37। शेड्यूल भी है क्या इसमें कोई? नहीं। बिल्कुल। तो एक मतलब, नंबर 43। हाँ बिल्कुल, एक्ट नंबर 43। अच्छा, डेट्स पता है क्या? हाँ, लोकसभा में आया था 24 अगस्त 2005 को। राज्यसभा में आया था 24 से 29 अगस्त 2005 को। और प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर करे थे 13 सितंबर 2005 को। और जो प्रेसिडेंट की पब्लिकेशन डेट थी वो है 14 सितंबर 2005। और ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। और लागू करने से पहले उसको पब्लिश करा था, वो डेट थी 17 अक्टूबर 2006। जब 2006 में पब्लिकेशन डेट आई है और लागू हुआ है 2005 में, ऐसे कैसे संभव है? नहीं सर, मैंने लागू 26 अक्टूबर 2006 ही बताया, लेकिन वो पब्लिकेशन डेट मैंने बाद में बताई है, लेकिन वो आया 17 अक्टूबर 2006। अच्छा। जैसे ये थी सर 14, 29, 13, 14, 17 और 26। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब सारी चीजें आपके पास अब अवेलेबल हैं। यस सर। हम्म। चलिए। हाँ, किसी और को कुछ कहना है? शालू जी, समझ में आ रही है सारी चीजें? जी सर, आ गई। अच्छा, इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन कौन सी हुई थी महिलाओं से संबंधित, वो बताइए। बस इसमें एक तो सर। वो वियना कॉन्फ्रेंस हुई थी 1994 में, ह्यूमन राइट्स से संबंधित। 1994 में पूर्व में क्या हुई थी? वियना कॉन्फ्रेंस हुई थी ना। अच्छा, और? एक हुई थी सीडो की। सीडो। सीडो को क्या है, पूरे फुल फॉर्म बताइए, सीडो का क्या है? कन्वेंशन ऑन द एलिमेंशन, एलिमिनेशन। हाँ सॉरी, एलिमिनेशन फॉर्म ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन्स। ऑल डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म, वुमेन्स। है ना, अगेंस्ट द वुमन। ठीक है। तो उससे लेके कन्वेंशन हुई थी। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है क्या, या इतना कंप्लीट है? यस सर, एक और है बीजिंग डिक्लेरेशन जो 1995 में हुई थी। और वियना वाला वो कन्वेंशन है ना 99 में हुआ था। 99, 99 में? 1999 में, हाँ सर, 4 में नहीं है वो। सर आपका तो 4 ही लिखवाया हुआ है, लास्ट टाइम आपने डीवी पढ़ाया था तब आपने तो 1994 ही लिखवाया था। और नाइन सीडो का 1971। अरे सुनो तो सही, 1994 ही है वियना कन्वेंशन। हाँ, आपने सर वही सीडो, लिखवाया। सीडो का जो था ना वो था 1989। 79। 79 सर, कल आपने सीडो उसमें का। करेक्शन करवाया था। अच्छा सॉरी, 79 होगा। हाँ, अच्छा, 89 तो वहां पर था, उसका क्या नाम है उसका, कौन सी कन्वेंशन थी वो? वो थी जेने उसमें जेनेवा जेजे में कन्वेंशन। थी वो। हाँ, जेनेवा कन्वेंशन जो हाँ, अपन ने जेनेवा। जेनेवा संयुक्त में पढ़ी थी। कन्वेंशन। मतलब हमें क्लियर है सारी चीजें। जी यहाँ सर। तक कुछ हमें किसी तरीके का वो नहीं है कि ये चीज हमें नहीं आ रही है। ठीक है। हम्म। यस सर। रिंकी जी, शिवांश जी, आपको भी समझ में आ रहा है क्या सारा कुछ? यस सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेक्शन नंबर 1 निकाल लीजिए। सेक्शन नंबर 1, डीवी एक्ट। देखिए, शब्दों में लिखा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। क्या इनमें से कुछ बताना है क्या? नहीं बताना। नो सर। कुछ भी नहीं बताना है। अब आ जाइए डेफिनेशन क्लॉज पर। डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 देखिए, लिखा है अग्री पर्सन। अब मैंने आपको बताया था अग्री विमन, समझना इस बात को। क्या लिखा है? अग्री विमन।
तो अग्री वुमन और अग्री पर्सन में यहाँ पर कोई डिफरेंस है क्या? नो। मतलब यहाँ पर भी वही है कि कोई भी महिला जिसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, अंडरलाइन कीजिए इन शब्दों को जो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको दोनों तीनों शब्द शब्द समझा दिए थे। जैसे कि जब विमन को समझाया, उसके साथ कोई वॉयलेंस होता है, ठीक है, तो वो वहां पर क्या होती है, अग्रीव्ड बन जाती है, ठीक है, अग्रीव वुमन या अग्रीव पर्सन यहाँ पर शब्द यूज किया। फिर मैंने कहा कि डोमेस्टिक वॉयलेंस हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में। डोमेस्टिक रिलेशनशिप को मैंने प्रियम्बल से समझाया था, पता है आपको? जब कोई महिला विद इन फैमिली रहती है, मतलब फैमिली के अंदर रहती है, और उसके साथ वहां पर कोई वॉयलेंस होता है, क्लियर है, और वो भी एनी काइंड, किसी भी तरीके का होता है। जी सर। अब क्या करता है और किसके द्वारा किया जाता है वो, अग्रीव के साथ रिस्पोंडेंट के द्वारा किया, रेस्पोंडेंट के साथ। साथ नहीं, रिस्पोंडेंट के द्वारा किया जाता है। हाँ, वो उसके साथ रहती है ना साझेदारी हाँ, कर। इसलिए। और वो महिला जो है वो क्या कर रही है, आरोप लगा रही है, हु अलेजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। क्लियर हो गई यहाँ की बात? यस सर। अब यहाँ पर देखो एक शब्द लिखा था कि एनी एक्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट, कि रिस्पोंडेंट के द्वारा कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किया जाता है। अब हमें समझ में आना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, बोलो हाँ या ना। जी। तो डोमेस्टिक वायलेंस को कहाँ समझाया हुआ है बताइए? सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में। बिल्कुल, अब इसके बगल में लिख लीजिए सेक्शन नंबर 3। अब इसे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम डेफिनेशंस को कवर करते हैं, फिर उसके साथ साथ पढ़ते जाएंगे। चाइल्ड आपको पता ही है, हम्म। चाइल्ड पता है ना। चाइल्ड कौन कौन से हो सकते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या उसके, अब यहाँ पर देखो रिलेशनशिप जब मैंने समझाई थी आपको डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है, तो वहां पर जो रिलेशन अराइज हो रहे थे वो क्या मैरिज से हो रहे थे क्या, बोलो? जी, पोस्ट में। ब्लड से हो रहे थे क्या? जी। ब्लड को क्या शब्द यूज किया गया था वहां पर? क्या सर? बाय ब्लड रिलेशन को किस शब्द से वहां पर बताया गया था? समरसता से। समरसता से। उसे बोलते हैं इंग्लिश में कौन सी, कॉन्गिनिटी। कंसेंग्युनिटी, कंसेंग्युनिटी, ठीक है। समग्रता याद रख लेंगे सर। ये लिखना याद रखना पड़ेगा, ये आता है सवाल, है ना, इस तरीके के जो है वो पूछते हैं। इंग्लिश का हिंदी में अर्थ बताइए और हिंदी का इंग्लिश में अर्थ बताइए, तो इसलिए ये शब्द जरूर याद रहने चाहिए आपको। स्टेप स्टेप सन भी होते हैं, तो आपको वो पता है। फॉस्टर चाइल्ड कौन होते हैं, ये भी आपको पता है। कंपनसेशन ऑर्डर मैंने आपको समझा ही दिया था, क्योंकि मैंने जब प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में बताया था, प्रोटेक्शन कौन कौन से रिलीफ होते हैं, तो उसमें मैंने बता दिए थे। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, कस्टडी ऑर्डर को बताने की जरूरत नहीं है, इसे बाद में देखेंगे। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट ये आपके लिए काम की चीजें हैं, इस पे लगा लो स्टार। क्या होती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट? मान लो किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हुआ और उसने कंप्लेंट फाइल की है, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी कि उसके साथ, मतलब उसके घर आएगा व्यक्ति, कौन आएगा, या तो कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा, या कोई या व्यक्ति ऐसा, हाँ, प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा, बिल्कुल सही बताया आपने। तो वो उसके घर जाएगा और जो भी उसके साथ घटनाएं हुई हैं, तो उसकी क्या करेगा, उसके बैकग्राउंड के बारे में चेक करेगा। तो वो जो रिपोर्ट बनाएगा उसे कहते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। क्लियर हुई नहीं हुई बात बताइए? यस सर। ठीक है, देखो वापस से देख लो, इसे शब्द लिखे हुए हैं, मींस अ रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ध्यान रखो, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जैसे रूल्स बताए गए इस एक्ट के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग। exactly. कौन से रूल्स बताएंगे इसके बारे में? नहीं, 2006 डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2000। डोमेस्टिक वायलेंस के जो रूल्स बनाए गए हैं वही इसके बारे में समझाएंगे। तो कैसे बताएंगे, तो लिखा है रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट है, जैसे ही वो प्राप्त करेगा, किससे प्राप्त कर रहा है, अग्रीव्ड पर्सन से, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा, उसे ही डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। कहते हैं। अब स्टार लगाइए एफ पॉइंट पर। डोमेस्टिक रिलेशनशिप बहुत बार पूछा जाता है, मैंने वैसे तो बता दिया है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच के रिलेशन की बात हो रही है। और क्या हो रहा है, हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो किसी समय
ध्यान से सुनना ये बात, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एनी पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? जैसे कि वो 2007 से लेकर के 2010 तक उनके बीच का रिलेशन रहा, क्या वो उसमें कवर हो जाएगा क्या? यस सर। हो यस जाएगा। सर। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि किसी भी समय वो एक साथ रहे हों। ठीक है, उसे कह रहा है डोमेस्टिक वायलेंस। और क्या कह रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं, लिव्ड टुगेदर इन शेयर हाउस होल्ड। अब शेयर हाउस होल्ड का मतलब क्या है? भाई रिलेशन तो, मान लो मैं यहां रहता हूं लेकिन मेरी वाइफ जो है वो कहीं और रहती है, तो क्या हम साथ में रह रहे हैं क्या, बोलो? नहीं। नहीं रह रहे, तो क्या ये शेयर हाउस होल्ड है क्या? नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप तो है ना हमारी। जी सर। यही चीज आपको समझनी है। तो यहां पर लिखा है लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर हाउस होल्ड, तभी वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन में माना जाएगा। वेन दे आर रिलेटेड बाय द कंsanguinity, देखो यहां पर शब्द लिखा है ना, तो नंबर 1 डाल लो इस पे, कि डोमेस्टिक रिलेशन किन किन चीजों से अराइज होती है, प्री का क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो बाय कंsanguinity, बाय मैरिज, और थ्रू रिलेशनशिप इन द नेम ऑफ नेचर ऑफ मैरिज। मैरिज के नेचर होते हैं अलग अलग, होते कि नहीं होते? होते हैं सर। तो फिर वो अडॉप्शन, आर आर फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। तो आप जॉइंट फैमिली के तौर पर एज अ मेंबर रह रहे हो, तो वो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप ही कहलाती है। जैसे कि आप तो रह रहे हो, आपके भाई की वाइफ भी वहीं रहती है, और भी जो लोग हैं वो रहते हैं वहां पर, तो वो सब चीज इसमें आ जाएंगी। डोमेस्टिक वायलेंस को समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस ये लिख लीजिए कि ये 2G में डिफाइन कर रखा है। और बता कहाँ रखा है, सेक्शन नंबर 3 में। डाउरी को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में बता रखा है, तो ये भी आपका काम का नहीं है। मजिस्ट्रेट को देख लीजिए। मजिस्ट्रेट का मतलब है कौन ऐसी कार्रवाई करता है, तो लिखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और MM। मेट्रोपॉलिटन। ये दो लोग होते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन अंडर द CRPC, ये तो सीधी सी बात है क्योंकि ये अपराध क्रिमिनल लॉ है, तो ये CRPC के अंदर डील करे जाएंगे, मतलब इनके अंदर CRPC के अंदर ही इनको पावर होती है, JMFC और MM को। तो ये अपनी पावर का जब इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रोसीडिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये एक आपकी काम की चीज थी। आगे देखिए मेडिकल फैसिलिटीज, ये स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मान लो महिला को बहुत ज्यादा कोई तकलीफ हो गई है, तो मेडिकल फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड कराता है। मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है, इसके ऊपर लगा लो स्टार। कौन सा पॉइंट है, के पॉइंट। मॉनेटरी रिलीफ आपको वैसे तो पता ही है, कंपनसेशन प्रोवाइड कराना, यही मतलब हुआ ना इसका। हम्म। भाई मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल ट्रीटमेंट तो अलग चीज हो गई, लेकिन उस महिला को मान लो बहुत ज्यादा उसके ऊपर दवाइयों का खर्चा है और भी चीजें हैं, या वो अपना काम नहीं कर पाई, तो उसके लिए कंपनसेशन मजिस्ट्रेट के द्वारा रेस्पोंडेंट से लिया जाता है। किसको पे करने के लिए, अग्रीव पर्सन को। और वो किसी भी टाइम किसी भी स्टेज पर हो सकता है क्या, हियरिंग की स्टेज पर हो सकता है क्या, बोलो? हियरिंग की स्टेज पे हो सकता है। अरे ट्रायल देखिए, ट्रायल में हियरिंग होती है, एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये है ना? सर किसी भी स्टेज पे हो सकता है वो। तो वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है। लिखा है ड्यूरिंग एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। मान लो कोई एप्लीकेशन दिए है पार्टी ने कि साहब हमारे को इतना कंपनसेशन चाहिए क्योंकि मैं इससे महिला से, इस व्यक्ति से अलग तो रह रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ थी और मैं कोई कमाती हूँ नहीं, तो मैं तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो मेरे को पैसे की जरूरत है क्योंकि मैं अगर घर भी मकान किराए पे लेकर के रहती हूँ, तो मेरे को पैसे तो चाहिए उसके लिए। तो उसी की बात कर रहा है कि वहां पर उसको मॉनेटरी रिलीफ दिलवाया जाए। ठीक है, सीकिंग जी। एनी लीफ अंडर दिस एक्ट टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड और लॉसेस सफर्ड बाय द अग्री पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसको जो भी खर्चे उठाने पड़े, सपोज करो केस का पैसा है, अरे जब वो केस करेगी उस व्यक्ति पर तो उसका खर्चा नहीं होगा क्या? वकील हायर करेगी, लाने ले जाने में उसका जो पैसा लग रहा है उसे कहाँ से करेगी, तो वो सब उसी के तहत दिया जाएगा। क्लियर होगी बात, बोलिए? जी सर। नोटिफिकेशन समझते ही हो आप, नहीं समझाने की जरूरत है। प्रिस्क्राइब्ड शब्द तो देखो बार बार आता है, आपको मैंने बहुत बार बता भी दिया है, इसको समझाने की जरूरत है क्या? नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसे देखेंगे क्या होता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर ये भी छोड़ दो, रेजिडेंस ऑर्डर, रिस्पोंडेंट, इसे देख लो रिस्पोंडेंट को, ये है 2Q। ये देखिए क्या लिख रहा है, रेस्पोंडेंट का मतलब है एनी अडल्ट मेल पर्सन
क्या यहाँ पर अडल्ट मेल पर्सन ही होना जरूरी है क्या, बोलो? नहीं, कौन हो सकता है? एनी पर्सन। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। क्या ये विमन भी हो सकती है क्या, जो डोमेस्टिक वायलेंस करे किसी महिला के साथ? जी सर। यस सर। तो इसे किसी सुप्रीम कोर्ट के केस के द्वारा इसमें एडल्ट पर्सन की जगह इसे एनी पर्सन शब्द किया गया। कौन सा केस है बताइए? हरसोरा हरसोरा वर्सेज हरसोरा। हरसोरा 2016 का। कौन सा है? हरसोड़ा वर्सेस हरसोड़ा। ठीक है, हरसोरा भी बोलते हैं, हरसोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो ये है, कौन से ईयर का केस है बताओ? 2016। 2016। हाँ, तो मतलब आपको पता है 2016 के अंदर ही ये किया गया था। तो जिसको नहीं पता हो वो लिख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, एनी एडल्ट मेल पर्सन हु इज और हैज बीन। मैं इसलिए कहता हूँ शब्दों पर अगर आपको पढ़ना है, किसी भी बेरेक्ट को पढ़ना है, तो शब्द आपको अगर अच्छे से आते हैं तो आप किसी भी बेरेक्ट को पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको कोई पढ़ाए। इसलिए देखो यहाँ पर शब्दों को कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनी एडल्ट मेल मेंबर को चेंज किया। ठीक है, तो यहां पर उसकी जगह क्या जोड़ दिया, एनी पर्सन हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। वो कहाँ रह रहा है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा है। किसके साथ रह रहा है? अग्रीव्ड पर्सन के साथ रह रहा है। अगेंस्ट whom द अग्रीव पर्सन हैज sought एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट। जिसके से अग्रीव पर्सन को उसे क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो उसे हम यहाँ पर रेस्पोंडेंट कहेंगे। अब इसमें कौन कौन हो सकते हैं? क्या अग्रीव्ड वाइफ हो सकती है, बोलो? हो बिल्कुल हो सकती सकती है। फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप क्या हो सकती है क्या? हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इन नेचर ऑफ मैरिज, अब अब देखो नेचर ऑफ मैरिज में एक तो अरेंज मैरिज थी, आपको पता है। एक आप कोर्ट से मैरिज कर लेते हो, वो होती है कि नहीं होती? वो भी तो मैरिज ही है। एक आपकी लिव इन रिलेशनशिप, एक अलग से मैरिज हो गई, तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगी। मे ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड और मेल पार्टनर। तो वो महिला जो है क्या कर सकती है, अपने पति के खिलाफ और उसके जो रिलेटिव्स है उनके खिलाफ, उनको क्या कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है, आई मीन कंप्लेंट फाइल कर सकती है उनके खिलाफ। क्लियर होगी मेरी बात? चलिए, सर्विस प्रोवाइड को तो देखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक काम करिए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस एक्ट को एग्जीक्यूट कराते हैं, मैंने बताया ना आपको। देखो, इस चीज को समझ लो कि जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है तो उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाती कौन है? सरकार। लेकिन जब उसे करवाती इम्प्लीमेंट है सरकार, तो लेकिन उसमें एक चीज होती है कि उसमें कुछ व्यक्तियों को जोड़ा जाता है जो उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं जमीनी स्तर पर। होते कि नहीं होते? तो जो जमीनी स्तर पर होते हैं, जिनको ग्राउंड के बारे में पता होता है, तो वो व्यक्ति कौन है यहाँ पर? हर एक एक्ट में होते हैं, जितने भी आप एक्ट पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पर है सेक्शन नंबर 2N और R। ये जनरली आपके ऑफिसर क्रिमिनल केसेस में जरूर होते हैं। जैसे कि आपने जब जेजे एक्ट पढ़ा हो, तो वहां पर जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर होता है, पुलिस यूनिट होती है कि नहीं होती? जी सर। ऑक्सो पढ़ा था, वहां पर भी होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी है। क्या लिखा है इसको? एक तो सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर। अभी आपने एक एफ पढ़ा था जहां पर मैंने डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में बताया था, वहां पर एक शब्द आया था। क्या आया था बोलो? शेयर हाउस, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड। उसको कहाँ समझा रखा है? तो वो है सेक्शन नंबर 2S में, एस फोर शेयर। देखिए क्या लिखा है, अ हाउस होल्ड वेयर अ पर्सन अग्रीव लिव और एट एनी स्टेज हैज लिव्ड इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। देखो वही घुमा करके लिखी हुई बात है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप समझी हमने, उसी को बता रहा है कि कोई व्यक्ति अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है तभी तो शेयर करेगा हाउस होल्ड को, यस सर। है ना? जैसे मान लो, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई है। जैसे मान लो मैं एक व्यक्ति हूं और मैं मेरे को पढ़ना है, तो मेरे घर वालों ने क्या किया, मेरा उनसे रिलेशन तो है लेकिन दूर का रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? या मैं उनका चाचा का बेटा हूं, है ना? जो भी हूं। तो अब मैंने क्या किया, मुझे पढ़ाई करनी थी, तो मैं रहता हूं गांव में, तो मेरे घर वालों ने मुझे कहाँ भेज दिया? शहर में पढ़ाने के लिए भेज दिया।
लेकिन वो चाहते क्या है कि हमारे पैसे भी बच जाएं और बच्चा भी हमारा सुरक्षित रहे। तो उन्होंने किसके घर पे भेज दिया? मुझे मेरे चाचा के घर पे या मेरे जो ताऊ जी हैं उनके घर पे भेज दिया। समझ में आ गई बात? जी। यस सर। तो अब मैं, डोमेस्टिक रिलेशन तो थी हमारी, लेकिन अब मैं उनके घर पर रह रहा हूं, तो क्या इसे शेयर हाउस होल्ड कहेंगे क्या? यस सर। लेकिन अगर मैं बच्चा होता तो किस एक्ट में चला जाता? अगर मेरे साथ कोई जाति होती तो वहां पे तो में पॉक्सो में। पॉक्सो में होता। अगर की सेक्सुअल हरासमेंट होता, और अगर मान लो उन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझसे भीख मंगवाई, तो फिर? जे में। में लेकिन अगर मैं लड़की होता, है ना, और फिर मेरे साथ कोई उन्होंने रिलेशनशिप में, मतलब मैं शेयर हाउस होल्ड कर रहा हूं, और फिर मेरे के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की, तो पोस पॉक्सो में। क्या हर चीज पॉक्सो में ही जाएगी क्या? पोस में सर डोमेस्टिक वायलेंस में। तो यही, डोमेस्टिक भी सर जो अगर बच्ची है तो उसमें पॉक्सो में तो बच्चा और बच्ची दोनों आते हैं ना। तो सेक्सुअल हरासमेंट ही हो रहा है कि मेरे साथ हर बार। जरूरी नहीं ना कि वही चीज हो। अच्छा। ठीक है, तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। और अगर मैं अडल्ट फीमेल मेंबर होता तो, और फिर मेरे साथ कोई जाति होती तो आईपीसी में। फिर डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता मैं? आते। आते सर। अरे मैं उसी घर का तो हिस्सा हूँ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा हूँ। आईपीसी मतलब तो यस सर। सर हाँ, इसमें नहीं आता सर, पर इस एक्ट में नहीं आता। किस में आते? इस एक्ट में नहीं आता सर, पर क्यों? मैंने कहा कि सर लड़की, स्पेशली फॉर वुमेन है ना सर, तो विमन प्रोटेक्शन। के ही तौर पे तो बताया तो था, मैं अडल्ट फीमेल के तौर पे रह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तब इसी में आता। ठीक है, तो यहाँ यस। पर यही चीज समझनी है आपको। देखो यहाँ पर अब इस शब्द को समझ लो, शेयर हाउस होल्ड का मतलब क्या है। शेयर हाउस होल्ड वेयर द पर्सन अग्रीव्ड लिव्ड or at any stage has lived in a domestic relationship, either singly or along with the respondent, include such household whether owned or tenanted either jointly by the aggrieved person and the respondent। इसे समझो, जब आप किसी शेयर हाउस होल्ड के अंदर रह रहे हो, तो मान लो मकान जरूरी है मेरा खुद का ही हो? बोलो। नहीं। किराए पर भी हो सकता है क्या? जी। यस सर। अगर मान लो यस। वो, हाँ, अगर मान लो वो जो मेरी वाइफ है, आधा किराया वो निकालती है क्योंकि वो भी जॉब करती है, और आधा किराया मैं निकालता हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, तब भी क्या शेयर हाउस होल्ड होगा क्या? सर यस सर। अरे रह तो साथ ही भी रहे हैं ना। तो यही चीज बता रहा है, लिखा है वेदर ओन्ड मतलब खुद मालिक हो, वेदर टेनेंटेड, इधर जॉइंटली बाय द अग्रीड पर्सन, वो जॉइंटली वो उसका खर्चा निकालते हो, एंड कौन कौन है वो जॉइंटली में? अग्रीड पर्सन, और दूसरा कौन है? रेस्पोंडेंट। owned tenanted either of them in respect of which either aggrieved person or the respondent। मान लो उनमें से एक बार का खर्चा वो देते हैं, एक बार का खर्चा मैं देता हूं, मतलब किराया एक बार मैं निकालता हूं, एक बार वो निकालते हैं, या केवल मैं ही निकालता हूं, दोनों बातें। बोथ जॉइंटली सिंगली हैव एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट इक्विटी एंड इंक्लूड सच ए हाउस होल्ड विच बिलोंग टू द जॉइंट फैमिली। देखो कमाल की बात, आपका उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई हक है तब आप रह रहे हो, आपका कोई टाइटल है तब आप रह रहे हो। टाइटल भी बहुत तरीके के होते कि नहीं होते, बताओ? जी सर। अरे मेरे को केवल मेरे घर वालों ने बस इसलिए रहने के, केवल बेच तो नहीं सकता मैं, बस रहने के लिए दे रखा है, तो ये भी तो एक टाइटल है मेरे लिए। हम्म। समझ में आ गई बात? मान लो वो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, उस पर मेरा हक नहीं है, मेरे पिताजी का कोई शेयर था जिसकी वजह से उनके रिलेशन की वजह से मैं वहां रह रहा हूँ, मुझे किराया भी देना नहीं पड़ रहा वहां का, बताओ? तो ऐसे भी हो सकता है क्या? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसलिए लिखा है एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट इक्विटी इंक्लूड सच हाउस होल्ड विच मे बिलोंग टू द जॉइंट फैमिली ऑफ विच रिस्पोंडेंट इज अ मेंबर। आगे बात समझ में? मतलब जॉइंट फैमिली का एक मेंबर है वो रिस्पोंडेंट।
तो वहां पर अगर उसके साथ होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर रिस्पोंडेंट और अग्री पर्सन हैज अ राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द शेयर हाउस होल्ड। कुल मिला के इन्होंने इतने सारे शब्द में बताया है कि शेयर हाउस होल्ड का मतलब ये है कि वो साथ में रहते हो, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये बताई यहाँ पर कि साथ में तो रह रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर किसका मालिकाना हक है किसका मालिकाना हक नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें सारी चीजें जोड़ दी उन्होंने, जॉइंटली, पार्टिसिपेटिंग, है ना। आप मान लो ओन्ड कर रहे हो, टेनेंटेड हो उस घर के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। आगे देखिए, लास्ट एंड फाइनल है शेल्टर होम। टी, शेल्टर होम का मतलब क्या है? कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो शेल्टर होम बना रखे हैं, वैसे आपको इसके बारे में चीज एक्ट में अच्छे तरीके से पढ़ने को मिला था, पता है। जी सर। वहां पर एक प्रक्रिया बता रखी थी कि शेल्टर होम किसे कहेंगे, तो सेक्शन नंबर 41 जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहता है कि कोई भी एनजीओ अपने यहाँ पर शेल्टर होम खोलना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि वो किस पर्पज के लिए उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो वो पर्पज बताएगा कितने लोगों को रख सकता है, तभी जा करके वो शेल्टर होम बनता है। अब ये शेल्टर होम महिलाओं के संबंध होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा। क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है यहाँ पर तो डोमेस्टिक वायलेंस में। तो यहाँ पर जो बात है शेल्टर होम से रिलेटेड, वो किसके लिए है? महिलाओं के लिए है, लिखा है ना इसलिए। नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट टू बी शेल्टर होम फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। एक्ट के पर्पज के लिए, मान लो उस महिला के पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं बची, तो कहीं ना कहीं तो रहेगी वो, बोलो हाँ या ना। स्टेट तो फिर वो शेल्टर होम होगा, लेकिन उसे नोटिफाई को किसने किया हो, रजिस्टर्ड किसने करा हो? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इसके अंदर चीजें हैं। तो अपना सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यहां तक कुछ पूछना है क्या, बताइए, बोलिए। नो सेक्शन सर। में कुछ पूछना है? चलिए, तो हमें मतलब ये सारी चीजें समझ में आ गई। हालांकि ये जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, इसको अलग से सेपरेट कर करके लिखना, ये मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काम की है। एक तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है उसको किस तरीके से आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप और शेयर हाउस होल्ड की डेफिनेशन के अंदर जो शब्द दे रखे हैं ना, वही बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। तो उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है, तो उसका ध्यान रखना आप। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 3 पर। सेक्शन नंबर 3 जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर कितने हैं टोटल इसमें, टोटल 5। चैप्टर है 5। तो 5। फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पहले चैप्टर के अंदर कितने सेक्शन है टोटल, 1 और 2। 2। ठीक है साहब। तो हमारे सामने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। टाइटल क्या था फर्स्ट चैप्टर का? प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक, कि मैंने आपको बताया कि हमेशा जब भी कोई एक्ट होता है उसका इंट्रो करने के लिए होता है। उस एक्ट को पहले इंट्रो किया जाता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज मिलेगी, कैसे कैसे वो शब्द अगर उस एक्ट में दे रखे हैं तो उनका मतलब क्या होगा, जब तो आप इंटरप्रिटेशन कर पाओगे उन शब्दों का। और उस प्रोविजन में जिसमें आए हैं, पर्टिकुलर प्रोविजन में, जैसे सेक्शन 10 में कोई शब्द दे दिया, उसका मतलब ही नहीं बताया आपको और फिर कह दिया कि ये चीजें होंगी, तो कैसे निकालोगे उसका अर्थ? नहीं निकाल पाओगे ना। इनका। इसलिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया होता है चैप्टर 1 में। लेकिन आपने देखा होगा एक ऐसा कानून भी है हमारे यहाँ पर कि जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही एंड में दे रखा है। जी सर। कौन सा है? कॉन्स्टे। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उल्टा कर रखा है उन्होंने, सारी चीजें समझाने के बाद उसमें जब उनको याद आया कि हाँ ये चीज तो हम भूल ही गए, बाद में डाला उन्होंने। उन्होंने उसे बाद में डाला है। ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी भी बेरक को पढ़ोगे तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन चैप्टर जरूर आता है, उसका नाम या तो इंट्रोडक्शन होगा या क्या होगा, प्री। प्रीलिमिनरी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर नंबर है सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड का टाइटल ही आपको समझा रहा है कि किसकी बात कर रहा है, बताइए। डोमेस्टिक वायलेंस। बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करता है। देखिए क्या बता रहा है डोमेस्टिक वायलेंस में। सेक्शन नंबर 3 में समझाया गया है डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस की क्या होगी। देखिए क्या लिखा है,
फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पज के लिए जहां जहां भी शब्द आएगा क्या, डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसका मतलब कहां से निकाला जाएगा, क्या मतलब होता है इसका। लिखा है एनी एक्ट और ओमिशन, शब्दों को देखिए, पहला लिखा है एक्ट, दूसरा लिखा है ओमिशन, क्या इन्हीं एक्ट और ओमिशन से ही अपराध बनता है क्या, बोलिए। पढ़ा है आपने सीरीज ऑफ द एक्ट, सीरीज ऑफ द ओमिशन, कहाँ पे जी पढ़ते हो इन शब्दों को, आईपीसी। आईपीसी में। आईपीसी में पढ़ते हो। तो अब एक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर इस सिंपल सी भाषा में कहूँ तो टू डू, कुछ टू। करना, यही मतलब हुआ। यस सर। नॉट टू डू कुछ नहीं करना है, मतलब, कि ड्यूटी है करने का उसने नहीं किया है। बिल्कुल, कुछ करने का मतलब है कि उसको खाना, उसको उसको कैसे रखना था, आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करना था। ठीक है, आपकी लॉफुल ड्यूटी है अपनी पत्नी के प्रति कि आपको क्या करना है, उसकी रक्षा करनी है, उसका प्रोटेक्शन करना, उसका ध्यान रखना है, उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो उसको देनी है। लेकिन आपने वो चीजें नहीं की, तो बताओ एक्ट में कि ओमिशन में, ओमिशन में से। मिशन में। ओमिशन में ये होगा नॉट टू डू। जैसे कि खाने के लिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, आपने एक टाइम का ही खाना कर रखा है उसका, कह रहे कि मैं तो भूखा हूं तू भी भूखी रहे, तो ये क्या है, ओमिशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो आपको नहीं करना चाहिए और वो कर दिया तो, ओमिशन। जो आपको नहीं करना चाहिए एक्ट ने प्रोहिबिट कर ओमिशन। रखा है, एक्ट ने प्रोहिबिट, ऑफेंस हो जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस वही तो होगा। नहीं होगा तो वही, मैंने कब मना किया है, मैं तो बता रहा हूँ एक्ट और ओमिशन, मैं डोमेस्टिक वायलेंस में पहुंचा ही नहीं। इलीगल एक्ट हो जाएगा। इलीगल एक्ट हो जाएगा वो। सर कंडक्ट। वो होगा एक्ट। ध्यान रखिए, जहां पर आपकी कोई ऑब्लिगेशन है कुछ नहीं करने की, कि आपको ये काम नहीं करना है और आपने वो कर दिया, इसे समझो कैसे, कि कानून ने मना कर रखा था आपको ये कार्य नहीं करना है, लेकिन आपने किया, प्रोहिबिट किया हुआ था उसे, निषेध किया हुआ था कि आपको ये काम नहीं करना। जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट नहीं करना, लेकिन आपने किया, तो क्या बन गया, एक्ट, बोलो हाँ है ना। जी सर। लेकिन जो आपको कह रखा था करने के लिए लेकिन वो नहीं किया, तो क्या बन गया, ओमिशन। इसे कहते हैं अपराध करना। इसी को आईपीसी में समझाया गया है। आगे बात समझ में बताइए। यस सर। देखिए क्या लिखा है, एनी एक्ट और ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट को समझा ही दिया था कि रिस्पोंडेंट का आचरण, उसके द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है, कमीशन किया गया है, कोई एक्ट करके या ओमिशन करके, शैल कॉन्स्टिट्यूट अ डोमेस्टिक वायलेंस, अंडरलाइन कीजिए शैल शब्द को। मतलब उस व्यक्ति ने या तो कोई एक्ट किया है या कोई ओमिशन किया है। ठीक है, और कमीशन शब्द का क्या मतलब है यहां पर, कोई बता सकता है क्या। इस एक्ट के अंदर जो अपराध बता रखे हैं उनका करना, चाहे वो एक्ट में आए चाहे वो ओमिशन में आए, उसे कहते हैं कमीशन। क्या बोलते हैं, कमीशन। उसे बोलते हैं कमीशन करना, मतलब उस कार्य को करना, कमिट करना, या आपने कोई ऐसा आचरण किया है, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस बना रहा है। लेकिन ऐसे समझा दोगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, नहीं। तो क्या लिखा है, इन केस, अब देखो क्या लिखा है, इन केस इट, मतलब इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट, कितने, चार। 4 पॉइंट, ए बी सी और डी। अगर ये 4 पॉइंटों में से किसी भी पॉइंट के अंदर अगर आप आते हो, तो वो क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस। वही डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा। अगर यहां पर मना कर रखा है कि आपको ये काम नहीं करना है लेकिन आपने किया, तो भी डोमेस्टिक वायलेंस। आपको मना कर रखा है कि आपको कुछ काम, आपको कह रखा है कि आपको कुछ काम करना है लेकिन आपने नहीं किया, तो भी डोमेस्टिक वायलेंस। और इन्हीं इन्हीं शब्दों को जो लैंग्वेज लिखी हुई होगी ए बी सी डी की, उनका भी कोई एक्ट कर देना, कमिट कर देना उसे, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस। उनको लेकर के कोई आचरण करना, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस।
बिल्कुल। अब देखिए शब्दों को क्या लिखा है इसमें, लिखा है हार्म्स और इंजरी और एंडेंजर द हेल्थ सेफ्टी लिम्ब लाइफ लिम्ब वेलबींग वेदर मेंटल और फिजिकल। अब देखो इसमें शब्दों को समझो। पहला लिखा है, अब देखो जैसे आपने आपने वो पेनिट्रेट सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसमें जो शब्दों का कितना मायना था एक एक शब्द का, ऐसे ही यहां पर भी एक एक शब्द का मायना है। किसी भी एक्ट को यहां पर दर्शाने का तरीका क्या बताया है कि उस महिला के साथ जो रेस्पोंडेंट है वो क्या कर रहा है, उसे हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, इंजरी पहुंचा रहा है, एंडेंजर मतलब ऐसे तरीके से पहुंचा रहा है कि उसकी हेल्थ को, उसकी सेफ्टी को, उसकी लाइफ को, जीवन को खतरा हो गया है, उसके लिम्ब मतलब जो मेन अपने पार्ट्स होते हैं उनको खतरा पहुंचा दिया है, ऐसा कोई एक्ट किया है। वेल बीइंग, ठीक है, उसकी जो भलाई के कार्य हैं उनको खतरा पहुंचाया है, जो उसकी उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, वेदर मेंटल और फिजिकल हार्म, और जिसकी वजह से उसे क्या हुआ है, या तो मेंटल हार्म हुआ है या फिजिकल हार्म हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इन सारे एक्ट की करने की वजह से क्या हो रहा है, या तो उस महिला को मेंटल हार्म हो रहा है या फिजिकल हार्म हो रहा है। ठीक है, किसको हो रहा है, ऑफ अग्रीव्ड पर्सन, अग्री पर्सन कौन, वो महिला। ठीक है, और टेंड टू डू सो इंक्लूड कॉजिंग फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल और इमोशनल अब्यूज और इकोनॉमिक अब्यूज। या अगर वो इन शब्दों में नहीं आ रहा है तो यहां पर और शब्द को इंडिकेट किया है, और क्या कहा है कि इसी के अंदर उसका कोई भाग आता हो, उनके लिए क्या डिनोट किया है, या तो उसको फिजिकल अब्यूज कह सकते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि ये फिजिकली तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस किया है महिला के साथ, कैसे करके, उसके साथ मारपीट करके, लेकिन उसको मारपीट करा है तो वो किसका पार्ट बन गया, वो सेक्सुअल अब्यूज का बन गया, मतलब फिजिकली टॉर्चर करना एक वाइड इंटरप्रिटेशन है, लेकिन उसी का ही एक छोटा भाग क्या बन गया, फिजिकल अब्यूज। दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं तो आएगा किसी ना किसी चीज में। जी सर। भाई हर शब्द को तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना एक्ट के अंदर, नहीं तो फिर तो ये इतनी सी किताब कितनी बड़ी बन जाती, 1000 1500 पन्ने की बन जाती। इसलिए उनको शब्दों में लिखा जाता है, बहुत शॉर्ट शब्दों में लिखा है, फिजिकल अब्यूज कहेंगे उसे, या वो ऐसे तरीके से उसे सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, महिला की कंसेंट नहीं है उस एक्ट को करने की, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है या एक्ट किया जा रहा है, तो वहां पर भी वो सेक्सुअल अब्यूज में आ जाएगा। ठीक है, आगे यस देखिए, सर। वर्बल और इमोशनल, जैसे कि वो या तो उसका पति कर रहा है या उसके घर वाले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इमोशनल या वर्बल अब्यूज, उसको बोल करके क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। जैसे उस महिला को बच्चा नहीं हो रहा है काफी समय से, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उसको बांझ बांझ कह करके कहते हैं, तू तो बांझ है, इस साइड से निकल, इस रसम में नहीं बैठ सकती, ये नहीं कर सकती, तू यहाँ से बाहर बैठा कर। समझ में आ रही मेरी बात, क्या बता रहा हूं मैं आपको। तो ये यस। है वर्बल और इमोशनल अब्यूज। ठीक है, पांचवा था इसमें इकोनॉमिक अब्यूज। इकोनॉमिक अब्यूज मतलब जो उस महिला के खुद के पैसे हैं, या तो उस महिला को उनसे क्या करना, वंचित करना, क्या इकोनॉमिक अब्यूज है क्या, है। यस सर। या उस महिला को जो चीज देनी चाहिए, भाई उसकी जो सबका खाने पीने का अधिकार तो है ही, कपड़े का, रोटी का, मकान का, ये अधिकार तो है, है। उनसे भी वंचित करना क्या इकोनॉमिक अब्यूज नहीं है, है। यस सर। तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। आगे देखिए बी पॉइंट, ये मैंने वैसे सारा का सारा एक्सप्लेनेशन कल मैंने जब डोमेस्टिक वायलेंस समझाया था तो वायलेंस का ही भाग बताया था तो एक्सप्लेन कर दिया था। आगे देखिए लिखा है हरास, हरास करना, शोषण करना, हार्म करना, इंजरी करना। अब आपको लगेगा ये शब्द वापस क्यों दे दिए, शब्द वही है, बस उसकी वजह से जो एक्शन हो रहा है वो अलग हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, हार्म, हरास, हार्म, इंजरी, एंडेंजर द अग्री पर्सन विद अ व्यू टू coerce हर। पहले तो खुद एक्ट कर रहा था, यहां पर एक्ट नहीं कर रहा है, coerce का मतलब क्या होता है,
बोलो। मांग करना। क्वर्ज का मतलब यहां पर होता है धमकी देना, उत्पीड़ित करना, लेकिन उसका पर्पस अलग हो गया है, ध्यान रखिए। क्या कह रहा है कि धमकी देता है या उसे उत्पीड़ित करता है, कैसे? हरास करके, हार्म करके, इंजरी पहुंचा करके, या उसको खतरे में डाल करके। जैसे कि उस महिला को क्या करता है, अपने साथ घर से ले जाता है, कहता है चल मैं तेरे को आज घुमाने ले चलता हूँ, ठीक है, साहब घुमाने ले गया। महिला भी बहुत कुछ एक्साइटेड में बड़ी बढ़िया कपड़े पहन के आई, चल दी उसके साथ, आधे रास्ते में कहीं ले जा करके जंगल में छोड़ आया, कह रहा है तेरे लिए यही सही है, और उसे छोड़ गया वहीं पे ही। और क्या कहता है उससे? उससे ये कहता है कि जब तक तेरी घर से गाड़ी नहीं आएगी ना, तो तू यहीं रहेगी। बात समझ में आ गई मेरी, क्या कह रहा हूं मैं? जी सर। तो यहां पर अग्री पर्सन को ऐसी हालत में पहुंचा देना, क्वर्ज करना उसको। क्वर्ज शब्द आपने पढ़ा होगा, क्वर्जन पढ़ा है? जी सर। कहाँ पढ़ते हो? कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के Correct. सेक्शन नंबर 15 में। 15 में पढ़ते हो। तो वहां पर ये क्वर्ज शब्द जो है, उसी से ही क्वर्जन शब्द से का ही मूल शब्द है क्वर्ज। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, या उस महिला से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको ऐसा नुकसान पहुंचाने की बात करता है। जैसे कि कौन हो सकता है वो? उसका बेटा? मदर, फादर, भाई। उसका उसका बेटा हो सकता है क्या? यस Yes, सर। sir. उसका भाई हो सकता है क्या? यस। Yes, sir. मतलब जो भी उससे रिलेशन में है, जिसका भी उससे व्यक्ति से संबंध है, ठीक है, जो भी उसकी प्रोटेक्शन, उसके भलाई के बारे में सोच रहा है, या वो महिला सोचती है जिसकी भलाई के बारे में, उसको हानि पहुंचाने की बात करता है। किस बात पर्पज से? अनलॉफुल डिमांड किस बात? डाउरी की, अदर प्रॉपर्टी, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। क्लियर होगी मेरी बात? यस Yes, सर। sir. तो यहां पर ये चीजें भी आती हैं, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, उस महिला को, ये गांव गांव में जनरली सब जगह ही होता है आजकल तो, लेकिन डाउरी डिमांड नहीं कर पाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि ऐसा कर, मतलब उसके घर में खाने कमाने का खुद के में तो जुगाड़ नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि उसको लग रहा है कि महिला के घर वाले जो है ना, अच्छे पैसे वाले हैं। अब अच्छे हैं बुरे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन वो क्या करता है, हर 15-20 दिन में महिला के घर जाता है, महिला को लेकर के, और उसको हर हर महीने में जब छोड़ के आता है, तो 10-15 दिन के लिए छोड़ के आता है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? ये जो 10-15 दिन में छोड़ के आने वाली बात है, ये भी क्या है, एक नेचर है डोमेस्टिक वायलेंस का। क्यों? क्योंकि वो महिला को टॉर्चर नहीं कर रहा, अब महिला के रिलेटिव्स को टॉर्चर कर रहा है। महिला तो जा ही रही है उसके साथ, लेकिन और तो मेंटली प्रेशर, वो भी प्रेशराइज तो वो भी हो रही है कि नहीं हो रही? अब महिला अपने घर पर जाके क्या कह रही है कि साहब ऐसे ऐसे हमें 10,000 रुपए की जरूरत है। बोलो हाँ या ना? 20,000 रुपए की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मेरा हस्बैंड तो नौकरी नहीं करता, और वो कह रहा है कि पैसे चाहिए। तो ये यहाँ पर चीजें भी डोमेस्टिक वायलेंस की ही एक्टिव क्रिए उसमें आती हैं, डेफिनेशन में। हैज इफेक्ट थ्रेटनिंग टू अग्री अग्री पर्सन, या कोई धमकी देता है। पहले पहले भी सेम चीज थी, लेकिन अब कह रहा है कि ऐसा करने की धमकी दे रहा है, वहां पर हरास कर रहा है, वहां पर इंजरी, डेंजर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, एंडेंजर मतलब उसको खतरा पहुंचा रहा है, खतरे में पहुंचाने की बात कर रहा है। यहां पर ऐसा करने की कौन कौन सी चीज, जो ए पॉइंट में बता रखी है और जो बी पॉइंट में बता रखी है, कोई भी ऐसा अब्यूज मेंटली, फिजिकली, या उसको डाउरी की डिमांड करने के लिए धमकी देता है कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। Yes, क्योंकि sir. इसमें लिखा है इन क्लॉज ए और बी। तो अब यहां पर देखो, दो शब्द दे रखे थे, अब इसे को थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो आप। यहां पर ए में तो केवल एक्ट कर रहा था, दूसरे में भी एक्ट कर रहा था। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो वहां पर कर्ज दे रखा है उसका मतलब अब धमकी से नहीं लोगे आप, मतलब वो अपराध कर रहा है, लेकिन अपराध का मतलब भी बता रखा है कि किस पर्पज से कर रहा है। क्लियर हो रही है मेरी बात? और जब यहां पर दोनों एक्ट की बात करी है, तो इंटरप्रिटेशन अब तीसरे का क्या करोगे कि अब यहां पर कर्ज में धमकी शामिल नहीं है, क्योंकि उसे अलग से इंटरप्रिटेट किया गया है।
इंटरप्रेट किया गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। क्यों किया गया है? क्योंकि वहां पर अब शब्द यूज किया है थ्रेटनिंग। अब क्वर्ज में से आप थ्रेटनिंग को बाहर निकाल दिया, सेपरेट कर दिया, तो इसका मतलब बी क्लॉज में अब क्या नहीं आएगी? धमकी वाला पोर्शन धमकी नहीं। नहीं आएगा। ऐसे करते हैं इंटरप्रिटेशन। जब किसी शब्द को आप एक शब्द में जोड़ देते हो तो उसका इंटरप्रिटेशन अब उसके साथ ना करके उससे अलग किया जाएगा। लेकिन सी क्लॉज में इस चीज को जोड़ने से क्या हुआ? ए और बी भी इसके अंदर शामिल हो गए कि नहीं हो गए बताओ? बोलो, हुए कि नहीं यस हुए? सर। हो गए यस ना? सर। कैसे हुए? कि ये धमकी दे रहा है उसे ऐसा टॉर्चर करने की, ये धमकी दे रहा है डाउरी डिमांड के लिए कि तुम ऐसा करो तभी तुम्हें मैं छोड़ूंगा, नहीं तो तुम्हें ऐसा एक्ट करना पड़ेगा। सर फर्स्ट में एक्ट कर रहा है और सी में वो धमकी दे रहा है ऐसा करने के लिए। हाँ, ए और बी में एक्ट करने की बात हो गई, और सी में धमकी दे रहा है उन एक्ट को करने की। यस। यस। ठीक है, आगे देखिए, अदरवाइज इंजरी और कॉज हार्म वेदर फिजिकल मेंटल टू द अग्रीव पर्सन। अब देखो यहां पर और क्या चीज बता रखी है। डी पॉइंट, ये इंसिडेंटल देयर टू शब्द पढ़ा था आपने प्रियम्बल में? यस कनेक्टेड सर। विद और इंसिडेंटल देयर टू पढ़ा था ना सबने? यस सर। ये वही शब्द यहां पर दे रखा है। कह रहा है कि ये तो है ही, लेकिन क्या पता कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन डेफिनेशन के अंदर आ ही नहीं रही वो शब्द, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? अदरवाइज इंजरी, और किसी भी तरीके की इंजरी पहुंचाता है। कॉजेज हार्म, किसी प्रकार का हार्म करता है, जो कि फिजिकल और मेंटल, फिजिकल और मेंटल अब्यूज में तो आता है ना, हार्म तो पहुंचा रहा है, लेकिन इस डेफिनेशन की कैटेगरी में नहीं आ रहा। और पहुंचा किसको रहा है? अग्री पर्सन को पहुंचा रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो फिर हम उसे डी पॉइंट में ले लेंगे, इसे कहेंगे इंसिडेंटल और कनेक्टेड देयर विद। क्लियर होगी मेरी बात? यस। चलिए, हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हमारे सामने जो ये ए पॉइंट था, इसको एक्सप्लेन किया गया है एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में। देखो, ए पॉइंट के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन कर रखे थे ना शब्द, जैसे कि फिजिकल अब्यूज क्या होता है, सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज क्या होता है, और इकोनॉमिक अब्यूज क्या होता है। यहां से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का। क्लियर हो रही है मेरी बात? मतलब ए पॉइंट जो है, इसके अंदर इसको समझाया किसमें गया है? एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में। 1 के क्लोज 1 में। नहीं, क्लॉज 1 में क्यों समझाया गया है? क्लॉज 1 तो है ही नहीं, एक्सप्लेनेशन 1 में समझाया गया है। एक्सप्लेनेशन 1 के भी सर ना 4 है ना क्लोज, हाँ 1 तो, 2 3। अरे तो वो बता तो उसी को रखा है ना सबको, एक क्लॉज में तो अच्छा। बता रखा है ना। भाई फिजिकल अब्यूज कहाँ बता रखा है? एक क्लॉज में। बी क्लॉज सेक्सुअल अब्यूज, इकोनॉमिक और वर्बल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, ये सब कहाँ समझा रखे हैं आपको? ए में ही क्लोज तो समझा 1। रखे हैं। तो जी उसका सर। एक्सप्लेनेशन तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में है ना। यस। हाँ, इसलिए देखिए, अब फिजिकल अब्यूज क्या होता है। अब आपको ये तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि मतलब शरीर पर कोई भी तरीके की हार्म पहुंचाना ही फिजिकल अब्यूज कहलाता है। अब वो कम छोटा भी हो सकता है, वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, उससे उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, थोड़ा कम जान को खतरा हो सकता है, तो दोनों ही चीजें इसमें आती हैं। लिखा है एनी एक्ट और कंडक्ट विच ऑफ सच नेचर एज टू द कॉज। नेचर का मतलब क्या है? सीरियस हो सकता है क्या? यस सर। सिली हो सकता है क्या? हम्म। और हीनियस भी हो सकता है। कैसा नेचर है? टू द कॉज बॉडीली पेन, मतलब या तो बहुत ज्यादा। अब देखो यहां पर लिखा है पेन, बॉडीली पेन। बॉडीली पेन किसका हिस्सा होता है आईपीसी में? बोलो, बॉडीली पेन कहाँ समझा रखा है? हार्ट की इन। डेफिनेशन में पढ़ा है, हार्ट की डेफिनेशन को। हम्म। हार्ट की डेफिनेशन में लिखा है बॉडीली पेन, लेकिन लिखा है बॉडीली पेन हार्म। अब आ रहा है डेंजर टू द लाइफ। अब ये किस में आ गया? ग्रीवियस हार्ट की डेफिनेशन में। लिम्ब हेल्थ और इम्पेयर द हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ अग्री पर्सन इंक्लूड असोल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्रिमिनल। क्या ये पढ़े हैं आपने शब्द सारे? असोल्ट क्या होता है?
या अपन कह सकते हैं क्रिमिनल असॉल्ट क्या होता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यस सर। क्या पढ़ा है ये शब्द, क्या यस बोलते सर। हैं इसे, आपराधिक अभी, ट्रांस। क्या मतलब होता है इसका क्रिमिनल इंटिमिडेशन का? सेक्शन नंबर 500। 3। क्या होता है बताओ। इसमें किसी पर्सन को धमकी दी जाती है कोई कार्य करने के लिए। जैसे कि किस तरीके की धमकी, किस चीज को ले रहा है वो, प्रॉपर इसमें पर्पस क्या है उसका? प्रॉपर्टी लेना उससे। यही मतलब हुआ ना, मतलब उस व्यक्ति को धमकी दी जा रही है किसी चीज के लिए। के लिए कि हाँ अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मतलब ये चीज वो खराब मतलब कर दूंगा, लेकिन वो बाउंड नहीं होता वो पर्सन की वो चीज दे ही उसे, प्रॉपर्टी डिलीवर करे ही उस केस के अंदर। बाउंड से तो मतलब है ही नहीं, लेकिन अपराध तो हो गया ना। हाँ। भाई वो व्यक्ति के साथ क्या वो कर रहा है नहीं कर रहा उससे मतलब थोड़ा ना होता हमें, अग्री पर्सन से कोई चीज का मतलब है क्या हमें? हमें तो नहीं। रेस्पोंडेंट से मतलब है कि उस व्यक्ति से मतलब है जो ऐसा अपराध कर रहा है, बोलो हाँ या ना। जी सर। तो यहाँ पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन में कर क्या रहा है वो, धमकी दे रहा किस बात की धमकी दे रहा है? सर जो दो अनलॉफुल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एक एक करके, एक एक करके। हाँ बोलिए, शिवांश जी बोलिए। सर, अनलॉफुल डिमांड के लिए या डॉवरी के लिए। नहीं समझ में आया, क्या बोला आपने? है। ये बोल रहे हैं कि अनलॉफुल डिमांड के लिए उसे थ्रेटनिंग दी जाती है या डोवरी हाँ की दी। हाँ हाँ हाँ, थ्रेटनिंग का मतलब क्या है वही तो पूछ रहा हूँ, किस तरीके की थ्रेटनिंग दी जाती है? डिलीवर करवाना मतलब कि कोई भी आता उससे प्रॉपर्टी। धमका कर किसी कार्य को करवाना। अरे भाई तो आप तो वही चीज बार बार बता रहे हो, अनलॉफुल तो सब चीज है ही ना, आईपीसी बता, आईपीसी पढ़ रहे हैं तो अनलॉफुल नहीं है क्या सारी चीजें? अनलॉफुल ये हुआ। जैसे कि सर किसी चोर ने है ना किसी लुहार को पकड़ के लेके आया और उसको बोला कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये ताले का लॉक तोड़ दे, और उससे वो डरवा के वो एक्ट करवाता है। क्या तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर नहीं, आएगा? वो नहीं आएगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन में। कुछ भी, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उसे कह रहे हो क्रिमिनल इंटिमिडेशन? वो 94 होगा वो तो। बताओ जल्दी बताओ भाई, वापस से सुन लो। इंसल्ट करने की बात करता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा सबके यस। सामने अगर तुम ऐसा एक्ट नहीं करोगे तो। अनोयंस, परेशान करने की बात करता है। पढ़ते कि नहीं पढ़ते ये शब्द? यस सर। कैसे यार? इंसल्ट, एनोयंस और इंजरी। हम्म, थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, और देखो कहां से कहां पहुंच गए बताओ। धमकी जान की मारने की दे रहा है और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 1 साल की भी सजा नहीं है उसमें। क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं है वो। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अच्छा धमकी अगर जान से मारने की देता है तो किस सेक्शन को किस सेक्शन में आएगा? अच्छा क्रिमिनल फोर्स बताओ चलो, बोलो क्रिमिनल फोर्स, ये तो पता होगा। अब आपका होमवर्क है सबसे पहले कि क्रिमिनल असॉल्ट क्या होता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होता है, और क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। ये 3 सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, डेफिनेशन आती है इसकी प्री में, मेंस में। लिख लो इनको चलो, आगे बढ़ो। ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज देखो। अब सेक्सुअल अब्यूज को तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। सेक्सुअल नेचर की कोई भी एक्ट जो विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टी हो रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, बोलो। अरे सेक्सुअल। सेक्सुअल अब्यूज, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मेलाफाइड इंटेंशन का होना जरूरी है कि नहीं है, बोलो। है। है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एनी कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, कोई भी तरीके का आचरण जो सेक्सुअली नेचर का है, दैट अब्यूज ह्यूमिलेट डिग्रेड और अदरवाइज वायलेट द डिग्निटी ऑफ द वुमन। क्लियर होगी मेरी बातें? यस सर। हाँ। अब आगे देखिए थर्ड, थर्ड में लिखा है वर्बल और इकोनॉमिकल अब्यूज, इसे देख लो। इंसल्ट करना, क्या करना? इंसल्ट करना, बेइज्जती करना किसी की,
बार बार टोंट कसना, उस पे कमेंट करना। अब बेइज्जती क्या होती है ये पता है ना आपको? बोलो। यस सर। जब, अच्छा, आपसे अगर मैं कोई बात कहूं, एक व्यक्ति के सामने, आप ही हो मेरे सामने, मैं आपको कुछ बता रहा हूं किसी चीज के बारे में, तो क्या ये बेइज्जती है? नहीं। लेकिन मैं आपको चार लोगों के सामने या 5-10 लोग जो बैठे हैं उनके सामने खड़ा करके और फिर कुछ कहूं आपसे, तो ये बेइज्जती है क्या? हाँ। ये तो हो यस गई। सर। मतलब किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना भी क्या है उसकी? इंसल्ट बेच करना लेकिन अगर गुड फेथ है उसमें तो? तो नहीं है। नहीं है। और सही, वो जो बात वो बोल रहे हैं वो सही है, उसका स्टेटमेंट तो भी नहीं है। अरे तो सही है तभी तो गुड फेथ है ना। मान लो मैं कोई शब्द कह रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं किस इरादे से कह रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? यस बस, सर। अगर मैं कह तो सही रहा हूं लेकिन मेरा इरादा गलत है कहने का, तरीका गलत है उसे कहने का, तो क्या वो अपराध नहीं कहलाएगा क्या? पहला आएगा। यस सर। क्यों नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। हम्म। क्योंकि मेरा इरादा तो गलत है ना उस चीज को कहने का, तरीका गलत है उसे कहने का, हम्म। चाहे वो बात कितनी ही सही हो। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, कन्फेशन के स्टेटमेंट में बताई थी नहीं बताई थी, बोलो? यस सर। बताई थी ना सारी चीजें। लेकिन वहां पर धमका रहा था वो व्यक्ति, कह तो रहा था कि बता दो, लेकिन बताने का क्या तरीका क्या था? धमकाने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखो। लिखा है इंसल्ट, रिडिक्यूल, ह्यूमिलेट, नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग जैसे मैंने अभी बताया ना, बांझ कह रहा है उसको, नेम कॉलिंग है कि नहीं? है बांझ कहना, बच्चलन कहना, और जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी ऑफेंसिव वर्ड यूज किए गए हैं तो वो सब इसमें आएंगे। इंसल्ट, रिडिक्यूल, स्पेशली विद रिगार्ड नॉट हैविंग अ चाइल्ड। देखो यहाँ पर मैंने अभी जो बताया, अगर उसके बच्चा नहीं है तो उसके लिए स्पेशली उसको रिडिक्यूल करना। और कभी कभी ऐसा गांव के अंदर, अब शहरों में भी जनरली, पहले तो सब जगह ऐसा होता था कि बच्चा उसको हो तो रहे हैं लेकिन केवल लड़की लड़की हो रही है, ऐसा होता है ना। हाँ। तो अब उसको लड़का नहीं हो रहा तो इसके लिए उसे टॉर्चर करना। बात समझ में आ रही मेरी? तो ये यस। भी डोमेस्टिक वायलेंस का ही एक हिस्सा होता है। इकोनॉमिक अब्यूज देखिए, डिप्राइवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, डिप्राइवेशन को अंडरलाइन करिए। अच्छा, आपको एक बात बताता हूं, मीन्स और इंक्लूड में डिफरेंस पता है आपको क्या होता है? कभी कभी शब्द लिखा आता है मीन्स और कभी कभी शब्द आता है इंक्लूड। क्या मतलब होता है दोनों का? मीन्स का इसका मतलब तो मतलब तो उसी का अर्थ बता रहे हैं, और इंक्लूड मतलब उस वर्ड के साथ वो इंक्लूड है। समझाओ दोबारा से, कोई और बताओ। मीन्स का मतलब होता है कि वो सफिशिएंट डेफिनेशन है कि उसके अंदर अपन और कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते, वो जितना बताया उसका अर्थ वो ही माना जाएगा। और सफिशियंट है कि अपने आप में कंप्लीट है? अपने आप में कंप्लीट है मतलब। और अच्छा, इंक्लूड का मतलब होगा कि इस मतलब जो बताया गया उसके अदरवाइज भी अपन इस चीज इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, अब वाइड होगा उसका। गुड गुड, ये शब्द आपके इंटरप्रिटेशन में पढ़ने को मिलते हैं आपको, है ना? तो जी। देखो, फिजिकल अब्यूज की जब डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो शब्द क्या लिखा है? इंक्लूड। मीन्स। फिजिकल में, हाँ फिजिकल में मीन्स है। सेक्सुअल में? इंक्लूड। वर्बल और इकोनॉमिकल में? इंक्लूड। इंक्लूड। आगे बात समझ में? तो देखो अब यहाँ पर डिप्राइवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्स टू विच द अग्रीड पर्सन इज एंटाइटल अंडर एनी लॉ और कस्टम। अब देखो यहाँ पर शब्द को अंडरलाइन करो, एंटाइटल्ड। सर एक बार दोबारा बताना, मीन्स का मतलब क्या है? मीन्स का मतलब जो अपने आप में डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, मतलब उसका मीनिंग वही है, उससे उसके अलग कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें कुछ और शब्द ऐड नहीं कर सकते आप। लेकिन इंक्लूड का मतलब वहां पर वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर और शब्द भी जोड़े जा सकते हैं इस तरीके के। इसलिए उन शब्दों को तो इंक्लूड कर दिया है, लेकिन बचे हुए शब्द और इंक्लूड किए, मतलब इंक्लूड शब्द में जोड़े जा सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। हम्म। देखो यहां पर एक शब्द मैंने बताया अभी आपको, पर्सन इज एंटाइटल्ड अंडर एनी लॉ, कस्टम,
मतलब किसी व्यक्ति को पैसे जो मिलने चाहिए किसी लॉ के तहत मिलने चाहिए, किसी कस्टम के तहत मिलने चाहिए, ठीक है, या ऑर्डर दिया हो कोर्ट ने, वो पैसे मिलने चाहिए, या उसका पैसा स्त्री धन का है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है। कभी देखा ऐसा कि मान लो महिला को एक प्रॉपर्टी दिलवाई थी उसके पियर वालों ने, अब पियर वालों ने प्रॉपर्टी दिलवाई और उसको उसके नाम कर दिया, लेकिन उसके हस्बैंड ने उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की। समझ में आ रही मेरी बात? जी सर। या मान लो हस्बैंड को तो दी दी प्रॉपर्टी जो है दोनों के नाम करवाई, तो दोनों में मतलब क्या अधिकार दोनों का है या एक का है? बोलो। दोनों का। दोनों का है। तो फिर अगर मान लो अपने हक की प्रॉपर्टी तो बेच रहा है लेकिन उसके हक की भी प्रॉपर्टी बेच रहा है, क्या वो भी इकोनॉमिकल अब्यूज है क्या? यस सर। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी यहाँ पर, है ना। जॉइंट प्रॉपर्टी है स्त्री धन की प्रॉपर्टी, स्त्री धन तो समझते हो ना आप, जो पीयर से पैसा मिलता है, जो उसका खुद का पैसा होता है वो क्या है? स्त्री धन। सेपरेट ओन्ड बाय द अग्रीड पर्सन, सेपरेट मतलब वो खुद इंडिपेंडेंट, सपोज करो जॉब करती है कहीं पे, उसके बैंक अकाउंट से उसके पर्स से पैसे निकाले जा रहे हैं। पेमेंट ऑफ रेंटल रिलेटेड टू द शेयर हाउस होल्ड और मेंटेनेंस। देखो, कोर्ट का ऑर्डर मिलता है कि नहीं मिलता? कोर्ट बहुत बार ऑर्डर देती है ना, जी कभी सर। कभी मेंटेनेंस के लिए दी देती है कि भाई मेंटेनेंस दिलवाओ। आपको पता हो हिंदू लॉ के अंदर डिपेंडेंट होते कि नहीं होते? हम्म। एनी अदर लॉ शब्द यूज किया ना वहां पे कि एनी अदर लॉ, तो डिपेंडेंट होते हैं। मान लो उसका हस्बैंड गुजर गया महिला का, लेकिन उसके पियर वाले जो है उसको उसके पैसे नहीं दे रहे। बात समझ में आ रही है क्या? तो यस वो सर। भी डोमेस्टिक वायलेंस है कि नहीं है? यस। इकोनॉमिकल अब्यूज तो है। हम्म। तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। अच्छा, ऊपर तो इसने बहुत बड़ी डेफिनेशन के साथ बता दिया कि उसमें एंटाइटल होगी, पर ध्यान रखना एक चीज, जो मैंने अभी शब्द अंडरलाइन करवाया वो एंटाइटल शब्द इंपॉर्टेंट है। अगर अधिकारी होगी तभी मिलेगा वो पैसा। बात समझ में आ रही है? जी। देखिए, और डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट, एलिनिएशन ऑफ असेट्स, मत एलिनिएशन को अंडरलाइन करो, वहां पर बगल में लिख लो ट्रांसफर। ये एलिनिएशन शब्द आपको कहां पढ़ने को मिलता है? एलिनिएशन कहां पे पढ़ने को मिलता है ये शब्द? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। बिल्कुल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मिलता है ये पढ़ने को शब्द। और जो शब्द मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं इसका मतलब उसमें कोई इंपॉर्टेंस तो है, वो कहीं ना कहीं और शब्दों से जुड़ा हुआ है। ट्रांसफर का मतलब होता है एलिनिएशन। ट्रांसफर ऑफ असेट्स मतलब मान लो उस महिला की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल कौन सी हो गई? बोलो। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोविंग क्रॉप्स। अरे नहीं, ज्वेलरी। आज सुबह ही पढ़ा ना लैंड उसमें, रजिस्ट्रेशन एक्ट में मूवेबल और इमूवेबल अरे तो। तो मूवेबल प्रॉपर्टी महिला टिम्बर का और घास का करेगी क्या? महिला का क्या संबंध है उससे, ये बताना। नहीं सर, वो याद रह गई वो डेफिनेशन। अरे वो टीपी में है। ये हम डीबी में है। चलो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा हंसना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? अब मत वापस से मत बोलना ये टिंडर, टिम्बर और क्या क्या बताया आपने, अरे क्रॉप्स। मोगेदर में उसकी ज्वेलरी आती है। हाँ हाँ। भाई, यहाँ पर मनी तो आती उस महिला के बारे में बात हो रही है, है गाड़ी नहीं। वगैरह जो भी उसको गाड़ी है या कुछ दिया है गिफ्ट में, एज ए गिफ्ट दिया है उसको, वो सब जो उसके मतलब नाम उसकी जो टाइटल में। ज्वेलरीज हैं, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, चाहे उसके पास और भी कोई चीज हो, लेकिन वो कैसी प्रॉपर्टी है उसके पास? असेट्स के रूप में है, मूवेबल। वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी असेट के रूप में है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि जमीन जायदाद हो प्रॉपर्टी गई। सर, उसमें प्रॉपर्टी आती है। सॉरी, फ्लैट दे दिया उसको। क्या कह रहे हो? को फ्लैट दे दिया जिसे। फ्लैट दे दिया, प्रॉपर्टी तो मतलब वो जमीन। जमीन जायदाद का मतलब क्या हुआ?
हाँ सर। रिमूवेबल। जमीन जायदाद तो आजकल गांव में होती है सर, सिटी में अगर किसी लड़की की शादी होती है तो फ्लैट ही दिया जाता है। हाँ ठीक है। वैल्यूएबल वैल्यूएबल असेट्स है, शेयर्स हैं, कंपनी के अंदर शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड है, द लाइक और अदर प्रॉपर्टी इन विच द अग्रीड पर्सन हैज इंटरेस्ट इज एंटाइटल। ऐसी बात नहीं है मैडम। जमीन जायदाद होती है। चहल से पूछो क्या हुआ उसके साथ। चहल चहल। से चहल एक क्रिकेटर है, उससे 60 करोड़ क्रिकेटर। की एली मनी मांगी गई थी। चेल्सी थोड़ी ना सर, उससे हार्दिक पांड्या से। हार्दिक नहीं। हार्दिक पांड्या। नहीं हाँ नहीं, सर। अभी हाल फिलहाल में चहल का हुआ, उससे मांगी गई थी पर उसका 4.75 में कंप्लीट हुआ है। लेकिन उन्हें, 4.25 करोड़ रुपए मांगे। मैं फाइनल किया उससे सेटलमेंट। फाइनल हुआ है। सर शायद उन्होंने अपनी मम्मी के नाम कर दिया था ना सारा अरे वो प्रॉपर्टी। तो हार्दिक पांड्या की थी, उसने वो अपने के नाम हाँ किया। हाँ हाँ, हार्दिक पांड्या की बात कर रही हूँ। चहल देखो का। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो यहाँ पर असेट्स, मतलब ये एक गरीब आदमी या कोई ऐसा व्यक्ति नॉर्मल के लिए नहीं है, सबके लिए होती है चीजें, है ना। तो ऐसी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। आगे लिखा है इनविजिबल अग्रीड पर्सन हैज ए इंटरेस्ट और इज एंटाइटल्ड टू यूज बाय वर्च्यू ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ध्यान रखो, ये देखो अपने से शब्द क्या जोड़ा है। इसमें बहुत कुछ आ गया, ऐसी कुछ चीजें जो डोमेस्टिक रिलेशन में होते हुए उन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गैस का, सिलेंडर का। बोलो है ना। जी सर। क्या वो इस्तेमाल नहीं होती चीजें? यस होती। सर। वो भी कर रहे हैं, उसके परिवार वाले भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चलो हम तो यहाँ से बेच के जा रहे हैं। लेकिन फिर वो महिला क्या खाएगी और क्या मतलब कैसे रहेगी वहां पे। मान जी। लो उसके सास ससुर की लड़ाई हो गई उस महिला से, वो कहते हैं कि अब ये गैस सिलेंडर यहाँ से उठ के जाएंगे। तो बताओ कैसे रहेगी, नहीं रह पाएगी ना, बर्तनों को लेके जा रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पर लिखा है, देखो इसे ढंग से पढ़ोगे ना, इज एंटाइटल टू यूज बाय वर्च्यू ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ऐसी चीजें जिनका एंटाइटल किससे आ रहा है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रिलेशनशिप। इस्तेमाल करने के लिए आता है, जैसे कि उसके बेड, सोफे, गद्दे। आते कि नहीं आते? आते हैं। विच में बी रीजनेबली रिक्वायर्ड बाय द अग्रीड पर्सन और हर चिल्ड्रन, हर स्त्री धन, एनी अदर प्रॉपर्टी जॉइंटली सेपरेटली हेल्ड बाय द अग्रीड पर्सन एंड। यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ गई, ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है। जैसे कि उसके बच्चे को कुछ चीजें मिली हुई हैं, उस महिला को मिली हुई हैं, उसको स्त्री धन, उसके पास और स्त्री धन है कोई। ठीक है। और एनी अदर प्रॉपर्टी जो जॉइंटली और सेपरेटली है उसकी, खुद की महिला की। आगे देखिए क्या लिखा है, सी पॉइंट, प्रोहिबिशन रेस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यूड एक्सेस टू द रिसोर्सेज और फैसिलिटीज विच अग्री पर्सन इज एंटाइटल्ड टू यूज और एंजॉय बाय वर्च्यू ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप इंक्लूड एक्सेस टू द शेयर हाउस होल्ड। दूध, घर में 5 लीटर दूध आता है, बहुत सारे लोग रहते हैं घर में, 5 लीटर दूध आता है, लेकिन उस महिला को मतलब 1 लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, एक गिलास एक दूध भी लाख। नहीं दिया जा रहा। तो क्या कह रहा है ये, कि या तो उन्होंने उसको बेचने की बात करी है, या वो क्या कर रहे हैं, उसे यूज नहीं करने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब से तू जमीन पे सो, ये बेड तो हमारे लिए है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। जैसे उसको गाड़ी मिली है उसके घर वालों से, तो गाड़ी उसे इस्तेमाल नहीं करने दी जा रही। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो ये सब चीजें जो है, यहां पर देखो शब्द लिखा है प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यू एक्सेस, उसका एक्सेस नहीं दिया जा रहा उसे, उन रिसोर्सेज का और उन फैसिलिटीज का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ। अब है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। यहां पर जो मैंने अभी आपको शब्द समझाए थे, एक्ट और ओमिशन, उसका क्या मतलब है, तो यहां पर उसको समझा रखा है। देखिए क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट और ओमिशन कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट कॉन्स्टिट्यूट अ डोमेस्टिक वायलेंस अंडर दिस सेक्शन, ओवरऑल द फैक्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस शैल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या बता रहा है यहां पर, ये जो शेल टेकिंग टू कंसिडरेशन लिख रखा है ना, इसको समझना पड़ेगा आपको। मतलब ये कह रहा है कि जो व्यक्ति डोमेस्टिक रिलेशन में रहते हुए इस तरीके के एक्ट ओमिशन कर रहा है और लग रहा है कि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है, इस बात को इस सेक्शन से और स्थिति और परिस्थितियों से देखा जा सकता है।
बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं आती हों, बताओ हाँ या ना। यस सर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके अंदर नहीं आती, बहुत छोटी सी चीज थी, इतनी बारीक चीज थी कि वो हमें समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि डेफिनेशन तो इसकी वाइड दे दी, लेकिन हम जब डेफिनेशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रही चीजें किस में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो कह रहा है कि स्थितियों और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ही इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि जो एक्ट और ओमिशन किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, कौन है यहाँ पे व्यक्ति? रेस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट। उसने जो ये एक्ट किया है, क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आता भी है या नहीं आता है? मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन गया। मतलब क्या इसका? फैक्ट इन इशू। इशू। उसके आधार पर नतीजे पर पहुंचेगी कोर्ट कि ये सच में डोमेस्टिक वायलेंस है या नहीं। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया सारा कुछ? यस सर। हमने इस चीज के बारे में विस्तार से कल भी पढ़ा था, और आज और अच्छे तरीके से इसे समझ लिया है। यहां पर अगर कुछ भी ऐसा शब्द, ऐसी कोई चीज है जो नहीं समझ में आ रही हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सर कमीशन का क्या मीन्स है? अरे आपने जो डेफिनेशन बताया कमीशन। कमीशन नहीं समझ में आता क्या? ऑफेंस को कमीशन करना। मान लो, इसे ऐसे समझो, कोई एक्ट है, कोई ओमिशन है, जरूरी है वो अपराध हो? क्या क्या पता वो अपराध का एलिमेंट ही बताता हो, कोई एक्ट और ओमिशन? बोलो हाँ या ना। यस। ऐसा हो सकता है क्या? हर एक्ट अपराध होता है क्या? बोलो। नहीं। लेकिन अगर आपको सेपरेटली बता रखा है कि यही अपराध होता है और उसको करना, वही कमीशन कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके सर। सर हम्म। ओमिशन में ये भी आएगा क्या, अगर फैमिली के अदर मेंबर्स हैं, हम्म। फैमिली में ऐसा वो जो भी है विक्टिम है उसको टॉर्चर कर रहा है और उसके हस्बैंड एकदम शांत बैठे हैं, तो या वो अपने जो भी उनकी लाइबिलिटीज है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं सिर्फ अपने घर वालों के चक्कर में, तो अभी तो मैंने ये कि और क्या बताया आपको अभी? ये यही तो बताया ओमिशन। सबसे पहला। यही तो मेंटल टॉर्चर है महिला के लिए। अगर वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा रहा है, तो ये भी तो वो डायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस ही तो है। अपनी लाइबिलिटीज नहीं पूरा कर रहे हैं तो है। बिल्कुल। अपनी लाइबिलिटीज पूरा करनी जरूरी है उसे। यही तो पढ़ा था अभी अपने। यस सर। उनका शांत रहना ओमिशन में आ जाएगा क्या? हम्म। लेकिन लाइबिलिटी क्या? महिला कह रही है कि फांसी अब पे चढ़ जाओ हस्बैंड मेरे। नहीं सर, ऐसे हस्बैंड जो भी लाइबिलिटीज है या जो भी उनकी ड्यूटीज हैं उनको नहीं कर रहे, बिल्कुल शांत हैं, और फैमिली वाले उनको कर रहे हैं, बहुत सा मैं मैं होता है ना। मैं वही बता रहा हूं कि ड्यूटीज क्या, लाइबिलिटीज क्या, ये कैसे पता चलेंगी? तो मैंने आपको अभी बताया ना कि फैक्ट और सरकमस्टांसेस को देखते हुए सब चीजें पता चलती हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर यस टू, सर। यस सर। ये स्थिति और परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि क्या वो महिला की, मतलब उस महिला के प्रति उस व्यक्ति की लायबिलिटी बनती है या नहीं। नहीं। इसलिए, क्योंकि आप तो कह दो कि साहब मेरे को ये लग्जरी होटल में नहीं लेके जा रहा, इसकी तो लायबिलिटी बनती है। कमाता वो बेचारा 25,000 रुपये है। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। उसका इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है ना वो चीज का, तो फिर वो इस सरकमस्टांसेस के अंदर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास 2 लाख रुपए की सैलरी है और उसके पास अच्छी व्यवस्था है सब तरीके की, लेकिन वो महिला को ढाबे पे भी नहीं लेके जा रहा। समझ आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूं? अपने परिवार के लिए तो सारा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन जब महिला ने मांगी एक साड़ी तो उसको साड़ी भी ला के नहीं दी। यस सर। क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आ जाएगा क्या? आएगा सर। तो ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है ना। तो अपन ऐसे नहीं कह सकते कि कौन सी चीज किसके अंदर आएगी, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर जो बात लिखी उससे हमें बहुत कुछ समझ में आ गया कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं भाई। अब ये कानून इंसान ने तो बनाया है। आज कुछ डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, लेकिन कल क्या पता आता ही नहीं हो।
और जो आज की परिस्थितियां उसमें डोमेस्टिक वायलेंस वो चीज होती नहीं है, लेकिन बाद में क्या पता वो भविष्य में डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता हो। बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए लिखा है सरकमस्टांसेस ऑफ द केस को ध्यान में रखते हुए ये पहचाना जा सकता है कि क्या जो एक्ट और ओमिशन या कमीशन जो रिस्पोंडेंट के द्वारा किया गया है वो किस कैटेगरी में आता है, डोमेस्टिक वायलेंस की सेक्शन नंबर 3 की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। चलिए, आज के लिए हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ लिया है, शायद मैंने आधा घंटा और आपका एक्स्ट्रा ले लिया है इसमें। इसे यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।